तो हाय एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू जेके सिविल सर्विसेज। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना जेके जे एंड के इकोनॉमी का सेकेंड लेक्चर, ठीक है। और गाइस इसमें हम लोग जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड टर्म थी अभी हमारे बजट में, या फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एसोसिएटेड विद बजट, जितनी स्कीम्स हैं हमारे पास, कैसा सब कुछ चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेसिफिकली फ्रॉम फार्मर्स पर्सपेक्टिव और एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से ही होगी ये वीडियो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट मैं बता दूं कि अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा जेके सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो अब फर्स्ट लाइन क्या है, द HEDP 2.0 इकोनॉमी एग्रीकल्चर टेक पाइवॉट 26-27। तो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। तो देखो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना GSDP क्या होता है। हमारा जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक साल में J&K ने कितना सामान और सर्विसेज बनाई उसके रिगार्डिंग ग्रोथ हमने देखी थी। अब देखो एक नई चीज़ यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड कैपेक्स। अब देखो कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कल पढ़ा था, एक होता है हमारे पास रिवेन्यू और एक होता है हमारे पास कैपिटल। अब देखो रिवेन्यू में हम लोग वो चीज़ें देखते हैं जो हमारी सैलरी होती है, ठीक है, जो ऑफिस में खर्चा आता है, ये सारी चीज़ें। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है, कितने हम लोग जो है वो डैम बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ भी कोल्ड स्टोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कितनी हम लोगों ने नर्सरीज बनाई हैं फॉर टिश्यू कल्चर के लिए, ETT लैब्स हम लोग देखेंगे। फिर मंडी मॉडर्नाइजेशन, उसको हमने ई मंडी में कैसे कन्वर्ट किया है। तो कैपेक्स क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपेक्स अगर हमारे पास इंक्रीज होगा, जैसे हमने देखा ना 26-27 के बजट में, क्या 26 नहीं 2026-27 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सरकार अभी डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करने वाली है। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था फिजिकल डेफिसिट भी देखा था कि इनकम हमारी कम है और एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है, तो हमको घाटा है, हम लोगों को लोन लेना पड़ रहा है। बट स्टिल अभी भी हम लोग FRBM के लिमिट के अंडर ही हैं, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है, मेंटेन ही है। उसके बाद क्या है, टैक्स टू GDP रेशो। अब इस लाइन का क्या मतलब होता है, मतलब देखो जम्मू एंड कश्मीर जो अपनी GSDP का 6.6% खुद टैक्स से कमाता है, ठीक है। और खुद का टैक्स कैसे कैसे हो गया, जैसे हमारे पास GST हो गया, एक्साइज हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, और बाकी जो छोटे मोटे टैक्स होते हैं वो, ठीक है। अब इसके हिसाब से 6.6 काफ़ी अच्छा है। आगे बात समझ, एवरेज ही है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एवरेज है मतलब 6.6, तो याद रख लेना ये चीज़ भी। और कैपेक्स क्या होता है ये। अब देखो हमने इस बार बजट में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, अब उसके बारे में देखते हैं, क्या अनाउंसमेंट की कौन सी स्कीम के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करो। पहली चीज़ है हमारे पास RWBIS क्रॉप इंश्योरेंस। अब सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो नाम से क्या पता चल रहा है कि हाँ कुछ वेदर है और कुछ इंश्योरेंस मिल रहा है, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। तो अब बेसिकली आप लोगों ने एक स्कीम पढ़ी होगी, पहले पढ़ी होगी, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब देखो इसमें क्या होता था, फसल बीमा योजना में सपोज एक किसान ने अपनी फसल लगाई है, ठीक है। और क्या हुआ कि जब उन्होंने फसल को काट वगैरह लिया तो वो खराब हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, आपको उसके पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। फसल लगाने के बाद, काटने के बाद, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, मतलब 2-3 महीने लग जाते हैं, फिर आपको पैसे मिलेंगे। बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना RWBIS के बाद, इसमें क्या होगा कि हम लोग देखेंगे वेदर का। सपोज वेदर की वजह से अगर आपकी क्रॉप जो है वो लॉस हो गई, तो फिर आपको उसका पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। और देखो हम लोग, अब आप बताओ कि दोनों में से कौन सी बेटर है, चलो पहले समझ लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। अब RWBIS में और चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट होंगी, इसमें हमने कितना बजट एलोकेट किया है, 6594 करोड़ का, ठीक है। ये इंश्योरेंस होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कश्मीर में हमने कौन सी क्रॉप्स देखी हैं, एप्पल और सैफरन। बेसिकली कश्मीर में 12 वैरायटीज़, 12 से भी ज़्यादा, या
इतनी वैराइटीज़ होती हैं एप्पल की, ठीक है? और क्या होता है कि रेन की वजह से बहुत जल्दी जो है एप्पल की फसल खराब हो जाती है इसीलिए। और जम्मू में कौन-सी क्रॉप्स? मैंगो, लीची और सैफ़रन इनके लिए। तो अब इसीलिए कि वेदर की वजह से जो डैमेज हो रहा है उससे जो फार्मर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना फ़ेस करनी पड़े इसीलिए। तो अब इसमें इसमें हमने देखा ना क्लेम टाइम 2-3 महीने लग जाते हैं क्योंकि जब क्रॉप आपकी काटोगे फिर उसके बाद जब आप देखोगे कि हाँ, इतना लॉस हुआ है तो वो चीज़ लेट होगी। बट इसमें क्या होगा आप इंस्टेंटली हो जाएगा मतलब 45 डेज़ अगर 45 डेज़ में ही आपको आपका पैसा जो है वो मिल जाएगा। आगे बात समझ। और अब मुझे ये चीज़ बताओ कि ये वाली बेटर है या फिर ये वाली बेटर है? इन दोनों में से बेटर कौन-सी है? अब आप एक टर्म देखो यहाँ पर पीएमएफबीवाई में हम एक टर्म देखते हैं सीसीई। बेसिकली ये सीसीई क्या होता है? क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। आपको वो स्टेटमेंट में पूछेंगे कि क्या क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हम यूज़ करते हैं आरडब्ल्यूबीआईएस में? तो नहीं। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं पीएमएफबीवाई में। जब इसका मतलब है कि क्रॉप जब कट हो जाती है, उसके बाद हम लोग एवरेज निकालते हैं प्लॉट्स का, फिर उस हिसाब से पैसा मिलता है। बट जो सीसीई है वो आरडब्ल्यूआईएस में हमको नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए इन दोनों में से मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो बेनिफिशियल है वो आरडब्ल्यूबीआईएस ही है। क्योंकि क्या है कि जब हेल होती है, ठीक है? उस टाइम पर अगर एप्पल 10 मिनट तक भी रहा ना वहाँ पर, तो वो उसकी जो पूरी की पूरी फसल है, वो खराब हो जाती है। तो हम लोग सीसीई तक का वेट नहीं कर सकते ना कि कब वो खराब तो हमको दिख रहा है कि वो हो गई। अभी तो सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर दी गई हैं सरकार ने कि वो खुद ही देख लेते हैं कि वेदर खराब हो गया, तो हमको जो है इसके अंडर जो है वो किसानों को देना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये रखो कि यहाँ पर 2% जो है ना वो आपको खुद देना पड़ता है, बाकी जो 98% है ना वो आपकी सरकार देगी। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ आ गई। अब हमने इसमें और भी क्रॉप्स जो ऐड की हुई हैं, हमारी चेरी, वॉलनट हो गया और किश्त जो वॉलनट है ना, वॉलनट एक वॉलनट पायलट करके चल रहा है डोडा, किश्तवाड़ में। तो और भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की, बट आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि मोस्ट चांसेस हैं पेपर में पूछा जाएगा। तो सीई टर्म जो है ये भी ध्यान में रखना क्या होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है फ्री एलपीजी सिलेंडर। अब देखो आप लोगों ने एक स्कीम पढ़ी होगी, पीएम उज्ज्वला स्कीम। पीएम उज्ज्वला स्कीम में क्या होता है, आपको सब्सिडी दी जाती है, ना कि सिलेंडर। बट जो फ्री एलपीजी हमारी सरकार देगी उसमें 6 सिलेंडर दिए जाएंगे पर ईयर। किनको? AAY को, अंत्योदय अन्न योजना वाली जो फैमिलीज है ना, इनको दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको आप लिंक कर सकते हो पीएम उज्ज्वला स्कीम के साथ में। उसमें सब्सिडी थी, इसमें डायरेक्टली सिलेंडर दे दिए जाएंगे। तो इसमें ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद क्या है, एजुकेशन फ्री वेवर। अब इसमें क्या है कि आपकी जो फुल फी है ना वो माफ़ कर दी जाएगी क्लास 9th से लेकर कॉलेज तक आए फैमिलीज़ के लिए। और ये किसके लिए है? ताकि जो ड्रॉप आउट्स कम हो जाएँ। क्योंकि क्या होता था, बच्चा 8th तक पढ़ता था, उसको फ्री एजुकेशन मिलती थी, फिर उसके बाद बहुत डिक्रीज़ हो जाते थे। स्पेशली ये आए फैमिलीज़ के लिए ही है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना कि फ्री एजुकेशन होगी, उनको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। तो 9th से लेकर कॉलेज तक ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या है, एकता मॉल्स या फिर आप यूनिटी मॉल्स करके कह लो, ठीक है? अब देखो इनका फ़ायदा क्या है, यहाँ पर जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के जीआई प्रोडक्ट्स होंगे ना, जैसे कि सैफ़रन, वॉलनट, पश्मीना, वॉलनट को नहीं मिला वैसे जीआई प्रोडक्ट होंगे और उसके साथ में अलग भी होंगे। जैसे आप लोगों ने कानी शॉल जीआई टैग मिला है, बसोली पेंटिंग्स, हनी हो गया, लैवेंडर ऑयल इनको नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि 5000 की हमने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी और 15,000 तक का हमने एस्टिमेट लगाया है कि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखने को मिलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो बाहर से लोग आएँगे, वो देखेंगे, सारी चीज़ें शोकेस होंगी। टूरिस्ट फुटबॉल देखा था ना, सुना था ना आपने एक टर्म, तो उसके जैसे ये काम करेगा। तो एकता मॉल्स और यूनिटी मॉल्स भी पता होगा आपको, ध्यान में रखना। अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ईटीटी लैब्स। अब ये क्या है, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लैब। अब आपने इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ के बारे में सुना होगा, बस उसमें भी सेम, इसमें भी सेम यही होगा कि अगर एक अच्छी क्वालिटी की काऊ है, उसका एम्ब्रॉय जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरी काऊ में। जिससे क्या होगा कि उनका एट द एंड जो यील्ड है वो बढ़ेगी। मिल्क जो है पहले वो 3-4 लीटर था, तो अब वो 10-15 लीटर तक पहुँच जाएगा। पहले वो अगर बेबी बॉर्न कर रहे थे 1, तो अब वो 3-4 करेंगे। तो ये ईटीटी लैब्स हमने बनाई हुई हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि इससे क्या होगा कि एट द एंड हमारी जो मिल्क प्रोडक्शन है
वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है? और ये किसका पार्ट है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का पार्ट है ये भी चीज़ भी ध्यान में रखना किसका पार्ट है। और फिर इन्होंने नाम दिया हुआ है सुपर कऊ करके, क्योंकि वो कऊ की जब वैरायटी चेंज हो जाएगी, जब वो अच्छी क्वालिटी की होंगी तो वो सुपर कऊ बन जाएगी, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखना, पूछी जा सकती हैं, ठीक है? तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है हमारे पास HADP 2.0। इसका मतलब क्या है? होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवाल प्रोबेबली पूछा जाएगा आपको। बस समझते चलना कि चीज़ें क्या बोली हैं इन्होंने, क्या किया है इसमें, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टार्ट कब हुआ था? 2024 में। किसने किया था? हमारे LG मनोज सिन्हा जी ने। कितना आउटले था? 5013 करोड़ का 5 साल के लिए। ये चीज़ भी समझ में आ गई। और इसमें हमने 29 प्रोजेक्ट्स रखे थे जिसके कि 4 पिलर्स थे। इसमें हमने 4 पिलर्स रखे थे, ठीक है? उन 4 पिलर्स में था हमारे पास प्रोडक्शन, फिर एग्री बिज़नेस हो गया, फिर लाइवलीहुड हो गया, फिर जो उसके बाद सस्टेनेबिलिटी लास्ट में, कि सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, प्रोडक्शन तो होनी चाहिए बट वो सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए। आ गया समझ? अब देखो इसमें प्रोजेक्ट में क्या हाइलाइट्स थी अप्रैल 2026 तक कैसा चल रहा है, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं। देखो सबसे पहले क्या है? यूनिट एस्टैब्लिश्ड। कितने यूनिट हैं जो एस्टैब्लिश हुए हैं? 1.11 लाख, ठीक है? जिसमें से कि डेयरी के लिए अप्रॉक्सिमेटली 3400 देखने को मिलेंगे। फिर मशरूम्स के लिए है 18,000 समथिंग, ये 34,000 है, सॉरी 18,000 समथिंग। आपको ये नहीं पूछेंगे बट पूछेंगे कि क्या कितने यूनिट एस्टेब्लिश हैं? 1.11 लाख डेयरी के लिए, मशरूम के लिए, हनी के लिए। और इसमें क्या है? आपको 50% जो है वो सब्सिडी भी दी जाएगी जर्नल को, फिर SC ST के लिए भी यहाँ पर है और एवरेज वुमेन के लिए भी अलग से है, ठीक है? अब उसके बाद क्या है? इनकम इंक्रीज। कितना पैसा बढ़ा है? तो देखो 25,000 एक्स्ट्रा पर फैमिली पर ईयर, मतलब क्या हिसाब है इसका कि अगर 2026 में 1.53 लाख फैमिलीज को पर ईयर जो है वो पैसा इंक्रीज हुआ है। पहले क्या था? 19.5% से, और अब हमने क्या एस्टिमेट रखा है कि हमको डबल करना है, 2.56 लाख तक पहुंचाना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो फैमिलीज की ओवरऑल इनकम है वो इंक्रीज हुई है। और अब उसके साथ क्या है? फंक्शनल रेट भी उसका बढ़ा है, ठीक है? वैसे आप कोई भी स्कीम देखो तो वो 60 और 70% तक चलती है, बट ये वाला 92.9% तक ये फुली ऑपरेशनल हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है, अच्छी चीज़ें इसके अंडर कवर की जा रही है ना। अब जॉब्स, ठीक है, इनकम बढ़ रही है तो एट द एंड जॉब्स बढ़ रही हैं तो इनकम बढ़ रही है ना। तो अब 2.45 करोड़ मैंडे क्रिएटेड, ये 2.45 करोड़ ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी फैमिलीज अभी तक जो है वो काम कर रही हैं पर पर्सन, मतलब एक फैमिली से अगर एक बंदा काम कर रहा है तो इतनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और फैमिलीज को बेनिफिट। और एक इसमें लाइन ऐड कर लो, 74,589 फैमिलीज जो हैं वो अभी तक बेनिफिट ले चुकी हैं, इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। ये चीज़ का भी ध्यान रखना, डाटा भी ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था। अब देखो इन्होंने कौन से सेक्टर्स की तरफ ध्यान दिया है वो चीज़ भी हमने देखनी है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है हमको समझ में आ गई, बट हाउ, कौन सी स्कीम थी या कैसे? तो अब एक-एक करके वो चीज़ समझते हैं। अब देखो क्या है? हाई डेंसिटी एप्पल। बेसिकली पहले क्या होता था कि आप लोग सपोज़ 250 अगर आपने ट्रीज़ लगाई हैं एप्पल की, ठीक है? और 10 साल तक उनका जर्मिनेशन पीरियड होगा और 3 लाख तक आपकी क्या होगी? इनकम होगी। बट अभी उन्होंने जो नई चीज़ की है इसमें वो क्या करेंगे? एक हाइब्रिड सिस्टम करेंगे, ठीक है? हाई डेंसिटी वाला सिस्टम करेंगे। इसमें क्या होगा कि समथिंग अराउंड 4000 सपोज़ अगर आप ट्रीज़ लगा रहे हो ना, तो आपको 3 साल का जो गेस्टेशन पीरियड होगा और 18 लाख तक आपकी इनकम पहुँच जाएगी। मतलब हाई डेंसिटी वाला क्रॉप्स जो लगेंगे, ठीक है? इसके लिए इन्होंने अलग-अलग वैराइटीज़ चूज़ की हुई हैं एप्पल की, और इसमें अलग-अलग क्रॉप्स भी हम आगे-आगे और भी ज़्यादा ऐड करेंगे। तो बस ये चीज़ है कि अभी हाई डेंसिटी एप्पल की जो स्टार्ट हो गई है इसीलिए, ठीक है ना? गिव फ्रूट इन 3 इयर्स वर्सेस 10 ईयर फॉर ट्रेडिशनल वन। ट्रेडिशनल में हमको कम मिलता था। इसमें कुछ आप वैराइटीज़ नोट कर सकते हो, V9 हो गया, V9 नहीं सॉरी M9 करके था एक, एक गाला था, कुछ इम्पोर्टेड भी चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं। तो बजट में हमने इसको कितना एलोकेट किया है? अराउंड 70 करोड़, ठीक है? ये चीज़ भी ध्यान रखना।
अच्छा, उसके बाद क्या है मेगा नर्सरीज़। अब देखो ये कहाँ पर देखने को मिलेगी हमको, चकोरी जो कि आरएसपुरा जम्मू में है। ठीक है? ये किसके लिए है, ताकि 1 लाख में हम 5 1 ईयर में 5 लाख हम जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, सैपलिंग्स ग्रो कर सकें। और वो कैसी होनी चाहिए, वो डिज़ीज़ फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें डिज़ीज़ेज़ होंगी या कोई वायरस होगा, वो नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हमने एस्टिमेट लगाया है कि डायरेक्ट 1400 जो है वो जॉब्स देखने को मिलेंगी। ठीक है? और कश्मीर में पीर पंजल वाले रेंज में हमने 5 ऐसी जो है वो नर्सरीज़ टारगेट रखा है कि बन जाएँगी। ठीक है? और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, और तो बस इसमें यही है कि मेगा नर्सरीज़ याद रखना किसके लिए होंगी, कितने एकड़ में और कहाँ पर। उसके बाद क्या है सीए स्टोर्स। आपने सीए स्टोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। अब ये होते क्या हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम कर दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, टेम्परेचर 0% होता है और ह्यूमिडिटी अप्रॉक्सिमेटली 95% तक होती है। ठीक है? अब देखो इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई भी चीज़ वहाँ स्टोर करके रखेंगे तो वो 6 महीने तक फ्रेश रहेगी। अब क्या है, सितंबर में आप यहाँ पर सपोज़ आपने एप्पल की प्राइस सितंबर में थी 50 रुपए पर केजी। ठीक है? अब आपने अगर उसको मई में सेल करना होगा तो वो पहुँच जाएगी 160 या 150 पर केजी। तो एट द एंड आपको प्रॉफ़िट ही होगा ना। तो हमने 2026-27 के बजट में और 8 न्यू कोल्ड स्टोर ओपन करने का सोचा है। ठीक है? तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। ये हम लोग कवर करते हैं जो जे&के का कोल्ड स्टोरेज स्कीम है ना, उसके अंडर। ठीक है? तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब व्हाइट रेवोल्यूशन में हमने देखा है कि जो हमारे बेटर ब्रीड्स के लिए हमने क्या किया है, जो 20 ईटीटी लैब एम्ब्रॉयड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी वाला, फिर 800 हमने जो पोल्ट्री फार्म्स की भी यहाँ पर डिमांड की है। ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या होगा कि जो जे&के की डिमांड और प्रोडक्शन वो लेवल पे हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। हम प्रोडक्शन भी इससे हमारी बढ़ेगी और चीज़ें बैलेंस में रहेंगी, तो इसके लिए है ये। बाकी आप ये वाली टेक्नोलॉजी याद रखना, और 800 कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स के लिए किया है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि अभी भी 40% जो है एग्स जे&के इम्पोर्ट करता है, तो हमको ये चीज़ को रिड्यूस करना है। आगे बात समझ? अच्छा, उसके बाद अब फिशरी के लिए भी टारगेट है कितना, 33,000 का। इसमें फिशेज़ की वैरायटी होंगी, ट्राउट ट्राउट के अभी भी चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी हमने पढ़ा था, फिर कार्प की, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी, ठीक है? एक रेस्क्यूलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम होगा आरएएस करके, इसके अंडर हमने ये कवर की हुई है। और एट द एंड इससे क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। एट द एंड 15,000 या 20,000 तक फिर फिशरीज़ जो हैं वो भी ग्रो होंगी, तो फ़ायदा ही होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ये भी याद रखना। ठीक है? और अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल एंड स्किल इनिशिएटिव। अब देखो हमने फार्मर्स को एक डिजिटलाइज्ड तरीके से लेकर जाने का सोचा है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर डिजिटल होंगी तो ज़्यादा किसानों को भी दिक्कत नहीं होगी, और गवर्नमेंट ने अगर कोई उनको फ़ायदा देना है स्कीम के अंडर तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या है हमारे पास, दक्ष किसान पोर्टल। अब देखो दक्ष किसान पोर्टल में क्या किया है हमने, 171 फ्री कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं रीजनल लैंग्वेजेज़ में, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी या उर्दू में, ठीक है? और अभी तक कितने जो हैं रजिस्टर हो चुके हैं, 3.47 लाख जो हैं फार्मर वो रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान में रखना, 171 फ्री कोर्सेज़ तो होंगे, इसमें हमने 97 जो हैं, सॉरी, वो एग्रीकल्चर के लिए रखे हैं। फिर उसके बाद 28 जो हैं वो हॉर्टिकल्चर के लिए, फिर उसके बाद 46 जो है ना वो लाइवली स्टॉक के लिए। तो ध्यान में रखना 171 में अलग-अलग कोर्सेज़ भी होंगे इसके अंडर, ठीक है? तो इतने हमने देखे अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं। अब एनरोल कितने किए हुए हैं, तो वो हैं 2.59 लाख। मैं यहीं पे लिख देती हूँ 2.59 लाख, 2.59 लाख जो हैं वो एनरोल कर चुके हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना, वो पूछ सकते हैं आपको कितने एनरोल किए हैं अभी तक, इतनों ने रजिस्टर किया है, इतनों ने एनरोल किया हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है? और ये सर्टिफिकेट एक प्रूफ है कि हाँ, आपके पास ये स्किल है, और इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आपने फ्यूचर में कभी लोन लेना होगा ना, तो उसके लिए भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये दक्ष किसान पोर्टल है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद क्या है, किसान खिदमत घर, केकेजीज़। ये केकेजी एक सेंटर बनाने के लिए बोला है, ठीक है? ये एक वन स्टॉप शॉप होगी।
किसके लिए? सीड्स के लिए, सॉइल की टेस्टिंग के लिए, अगर आपको लोन लेना है उसके लिए। और बेसिकली ये एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है वो चलाएँगे, और उसको क्या कहा जाएगा? कृषि साथी करके उसको कहा जाएगा। वही मतलब कोई आपको मेडिसिन्स चाहिए, केसीसी फॉर्म लगाना है, इंश्योरेंस, वेदर की इन्फॉर्मेशन, जो भी सारी चीज़ें होंगी ना वो ये होंगी। और इसके अंडर ही एक ऐप भी है, उसका मैं यहाँ पर आपको नाम लिख देती हूँ, के के जी के साथ में किसान साथी ऐप। किसान साथी ऐप करके, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। और अभी की अगर बात की जाए ना तो इसमें 8 लाख जो फार्मर है ना वो एनरोल कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं इसके लिए, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। ऐप इंस्टॉल, ऐप की बात भी होगी, किसान खिदमत की बात भी हो गई। और अभी इन्होंने जो हमारा बजट था ना इसमें उन्होंने बोला है कि 691 हमको और नए केकेजीज जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, अभी तक कितने हैं? 2000 जो है वो फंक्शनल है, अभी तक चल रहे हैं, बट 691 हमको और भी बनाने हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अब उसके बाद क्या है? डिजिटल क्रॉप सर्वे। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आप लोग डिजिटली जितनी भी क्रॉप्स है ना उनके सर्वे कर पाओ, ताकि हमने जो स्कीम भी देखी थी ना इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की, वो भी वेदर के, अगर आपकी क्रॉप जो है वो खराब हो रही है तो वो क्रॉप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके जितने भी फील्ड ऑफिसर होंगे ना वो आपके फार्म की फ़ोटो खींच के वहीं से क्रॉप देख सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको पटवारी के पास जाना पड़ता था, बहुत दिन उसमें चले जाते थे। ठीक है, आप वही चीज़ है ना कि क्लेम सारे ले सकते हो, डिजिटली ले सकते हो। और अभी हमने क्या टारगेट रखा है? 45,000 विलेजेस जो हैं वो हमने इसके अंडर करने हैं। ठीक है, अभी तक 1035 हो चुके हैं, बट 4500 हमको करने हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना, डिजिटल क्रॉप सर्वे, केकेजी। और ये छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रखना। पूछा जाएगा कि ये क्या होता है और कौन चलाता है, क्या है इसमें, तो ध्यान में रखना, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है स्कीम्स। कितनी सेंटर और यूटी गवर्नमेंट की हमारी स्कीम्स हैं वो सारी डिटेल में पढ़ेंगे, और यहाँ से सवाल बिल्कुल ही पूछा जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली क्या है हमारे पास? पीएम किसान। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। लॉन्च कब की गई थी ये? बेसिकली मैं यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी लिखती हूँ, 2019 में ये लॉन्च की गई थी। और इसके अलावा ये क्या है? एक हमारे पास क्या होती हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और एक हमारे पास होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत कंफ्यूजन होती है। सेंट्रल, एक होती है सेक्टर स्कीम, फिर होती है एक स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होगी कि जिसमें 100% जो है वो सेंटर ही काम करेगा। ठीक है, सब कुछ उसमें सेंटर ही देगा। बट जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसमें हो सकता है कि 30% जो है वो स्टेट को करना पड़े या यूटी को, या फिर क्या पता 30% सेंटर को करना पड़े, तो इसमें ऐसा होता है। तो कुछ होती है हमारे पास सेंट्रल सेक्टर स्कीम, कुछ होती है स्पॉन्सर स्कीम, दोनों का डिफरेंस याद रखना। अब जो पीएम किसान है ना, ये क्या है? बेसिकली सेंटर सेक्टर स्कीम है। इसमें 100% जो है ना वो सेंटर देगी हमको, डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा, 2000 हर बार, तो टोटल कितना हो गया? 6000 पर ईयर। पहले भी इसमें सवाल पूछा गया है, प्रोबेबली आगे भी पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखना। कितने रजिस्टर हुए हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि कितना हो गया। और ये 2019 में स्टार्ट की गई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसका ई वाइज केवाईसी स्टेटस क्या है इसका? कि अभी तक 98.2% है कंप्लीट। ठीक है, J&K में। और जो हमारे नेशनल लेवल पे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की है ना, इंडिया के लेवल पर चलती है ये, तो ध्यान में रखना। और इसमें बस इतना ही था इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, पहले क्या होता था ना, इसमें आपको 2 हेक्टेयर तक जो है ना ज़मीन जिसकी होती थी उसको इसके अंडर इंक्लूड किया जाता था। बट अगर आपकी ज़मीन आपके नाम है तो अभी क्या होगा? आपको इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, और आपके इसके ना आपको बेनिफिट्स मिल जाएँगे, तो ध्यान में रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसमें क्या था? ये बेसिकली किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें हमने क्या किया कि जो डीज़ल पंप होते थे ना उनको हटाकर सोलर पंप लगाने हैं। ठीक है, सोलर पंप लगाओगे फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वो इलेक्ट्रिसिटी आप क्या करोगे? बेच सकते हो, और उससे आपको क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी।
तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, डीज़ल को हटाकर सोलर, और इससे आपको इनकम भी मिल रही है। अच्छा, अब इसका क्या हिसाब है? इसमें 80% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है? 50% सेंटर और 30% यूटी। अब ये यूटी के केस में ऐसा होता है, बट जो हमारे पास स्टेट्स है ना, उसके केस में अलग होता है। उसमें क्या होता है, 30 जो है वो 30% स्टेट देती है और 30% ही सेंटर देती है, तो टोटल कितना हो गया, 60%। और जो बच जाता है वो 20% फार्मर से लिया जाता है। बट इसमें क्या है, 80% तो हो गया, 20% बच गया, तो 20% फार्मर। ये चीज़ ध्यान में रखना, सब्सिडी इसमें 80% की दी जाएगी। ये बहुत बार कन्फ्यूज़न होती है, एक बार पूछा गया है कि 90% टोटल, तो वो चीज़ गलत है। यूडीज़ के केस में 30% होगी, 50% सेंटर के लिए, बट स्टेट में 30-30-60 होगी, ध्यान में रखना। और बस इसमें सोलर पंप वाला है, और ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है? अब डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ऑनलाइन मंडीज। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑनलाइन है वो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, बस इससे क्या होगा कि फार्मर्स को हम ज़्यादा जोड़ पाएंगे, ठीक है? वन नेशन वन मार्केट इसका नाम है ना, मतलब वन नेशन वन मार्केट के अंदर हम लोग करते हैं, हम जो ऑनलाइन जोड़ेंगे, फार्मर्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा बायस ढूंढने के लिए। तो बेसिकली ये कब स्टार्ट हुई थी, ये 2016 में, ठीक है? और इसमें अभी तक कितने फार्मर्स रजिस्टर हो चुके हैं, 2.86 लाख अराउंड जो फार्मर्स हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं इसमें। और इसमें एप्पल होंगे, वॉलनट हो गया, सैफरन हो गई, राजमा हो गया, तो अलग अलग चीज़ें जितनी भी होंगी ना इम्पॉर्टेंट, वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 17 आउट ऑफ 19 JNK मंडीज लिंक्ड फॉर डिजिटल स्केल। अब ई मंडी है ना, तो डिजिटल के लिए 70 जो है उन्होंने कर दिया है अप्लाई 19 में से। अब हमने जो 26-27 का बजट देखा, उसमें हम इनको और ज़्यादा बढ़ाएँगे, ठीक है? ताकि और ज़्यादा ये डेवलपमेंट हो सके, और ज़्यादा सामान जो है वो हम एक्सपोर्ट कर सकें बाहर। आ गई बात समझ? तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। ये तो काफ़ी पुरानी है, मतलब 1998 में ये नाबार्ड ने स्टार्ट किया था, फिर मतलब 2024 में, अभी तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, 2004 में सभी बैंक्स में ही मिलने लगा ये, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली, कि जो टाइमली ना क्रेडिट सपोर्ट मिल जाए क्रॉप के लिए, ठीक है? जिससे कि उनका लॉस जो है वो कम देखने को मिले, लोन उनको मिल जाए जिसमें कि इंटरेस्ट उनको कम देना पड़े, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बैंक रेट कितना होता है इसमें, 9% का, अप्रोक्सीमेटली 9% का। इंटरेस्ट जो है वो सेंटर भी देता है, ठीक है? इंसेंटिव्स भी इसमें मिलते हैं आपको अलग अलग, और कार्ड इशू करते हैं इसमें। फिर आपका अकाउंट जो है उसको एक ऑनलाइन, एक क्या होता है ना, जब केसीसी की आप करवा लेते हो, तो इससे आप और जो बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी ले सकते हो, ठीक है? पहले इसमें सिर्फ हम लोग क्रॉप्स देखते थे, बट अभी हम इसमें लाइव स्टॉक भी देखते हैं, पोल्ट्री, फिशरी, हमारा बी कीपिंग, मशरूम, ये सारी, ठीक है? और पहले जो इसमें लिमिट थी वो, अभी क्या है कि 2022 से इसमें और एक्टिविटीज़ भी होंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखना कि इसको अभी हमने लिंक कर दिया है जो हमारा रुपे डेबिट कार्ड है ना, उसके साथ में, ताकि जो किसान हैं वो जाकर डायरेक्टली एटीएम से पैसे निकलवा लें। आगे बात समझ? तो 12 लाख प्लस कार्ड इशूड, हाँ, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना। उसके बाद क्या आ गई, प्रवास। प्रवास को आप उड़ान स्कीम के साथ में कंफ्यूज मत करना। बेसिकली जो प्रवास है ये किसके लिए है, हमारी जो एयर फ्राइट करके, मतलब क्रॉप्स के लिए है। बट जो हमारे पास उड़ान स्कीम होती है ना, ये हमारी पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए होती है, और ये कार्गो के लिए, तो ये थोड़ा डिफरेंस याद में रखना। अब चलो इसमें पढ़ते हैं क्या चीज़ है इसमें, ठीक है? जैसे नाम से ही आपको क्लियर समझ में आ रहा है, प्रवास एयर फ्राइट करके, ये कब लॉन्च हुई थी वैसे? ये 2021 में लॉन्च की गई थी, जेएंडके गवर्नमेंट की स्कीम है, ये सेंट्रल स्कीम नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। और इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है, 25% की, ठीक है? और अब हमने इसमें ऐसी चीज़ सोची है कि हम और भी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हमारे वॉलनट हो गया, ठीक है? हमारी चेरी हो गई, ठीक है? जैसे कि सपोज़ करो कि 200 रुपए किलो आपको चेरी जो है वो श्रीनगर में मिलती है। अब ये दुबई में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर ये अप्रॉक्सिमेटली 1200 केजी पर केजी के प्राइस में बिकेगी। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अभी तक कितने जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं,
38 रजिस्टर एक्सपोर्टर हैं यहाँ पर। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हिमाचल, उत्तराखंड वहाँ पर क्यों नहीं है ये स्कीम लॉन्च की गई? वहाँ पर इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर ही हमने एयर फ्लाइट वाला क्यों लिया, रोड क्यों नहीं? क्योंकि क्या होता है NH 44 जब एक बार बंद हो जाएगा ना, तो 10 दिन तक अगर वो बंद रहा तो जो सारे फ्रूट्स होंगे वो खराब हो जाएँगे। इसीलिए जो एयर है ये मस्ट है। बाय एयर ट्रांसपोर्ट करना ये बहुत मस्ट है और वैसे भी सब्सिडी भी तो इस पे मिल ही रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और 87 करोड़ हमने 26-27 के बजट में इसको एलोकेट किया है। तो बस इसमें यही चीज़ है, ध्यान में रखना। अब उसके बाद क्या आ गई हमारे पास, मुमकिन आ गई। मुमकिन 2020 का जो मिशन यूथ था ना, उसके अंडर हमने ये स्कीम लॉन्च की थी। इसका मतलब था कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, उसको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिले, मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको खुद का कोई कमर्शियल व्हीकल मिले और वो भी सब्सिडी पे। ठीक है, जिससे कि वो कोई भी छोटा-मोटा काम कर सके, तो बैंक लोन लोन भी देगा आपको, 7 साल की रीपेमेंट भी करेगा, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना आप। अनंतनाग, बारामूला, जम्मू में अभी तक 440 5 इसमें रजिस्टर हुए हैं। एलिजिबिलिटी इसमें 18 टू 35 ईयर्स तक होती है। 10th पास होनी चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें ध्यान में रखना। अब इसको हमने एग्रीकल्चर के साथ लिंक कैसे किया है, क्योंकि जो 70% व्हीकल्स होती हैं ना, वो फार्म प्रोड्यूस है ना, जो फार्म्स की प्रोडक्शन होती है वही ट्रांसपोर्ट करती है। एप्पल हो गया, वेजिटेबल्स, मिल्क हो गया, तो ये चीज़ का भी ध्यान में रखना। हमने तेजस्विनी स्कीम भी देखी थी फॉर वीमेन के लिए, तो ठीक है, ध्यान में रखो ये चीज़ें। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास, ये है हमारे पास सास्की स्कीम। ठीक है, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। हमने ये 2023-24 के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने इसको अनाउंस किया था। 50 साल तक, इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करके रख लेना, फॉर 50 ईयर्स आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट को या फिर हमारी यूटीज़ को, 50 साल तक। और इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इसमें मतलब चीज़ें हैं कि जो आपको फॉलो ही करनी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ से लोन ले रहे हो तो आप अपने जो ऑफिसर हैं, मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, अब वहाँ पर लोगों को अपनी सैलरी वगैरह दोगे या पेंशन दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान में रखना। मतलब ऐसा है कि अगर आप आज 100 रुपीज़ लो ना सरकार से, तो 2076 तक आप 2 रुपये भी हर साल दोगे ना, तो आपका पैसा एडजस्ट हो जाएगा। आगे बात समझ। तो हमने जो इसको लिया था वो लिया था फ्लड मैनेजमेंट झेलम के लिए, फिर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके लिए लिया था, जो हमने गुलमर्ग में गंडोला फेज़ 2 था ना उसके बारे में, फिर यूनिटी मॉल्स जो थे हमारे, यूनिटी मॉल्स उनके लिए, फिर रोड्स की कनेक्टिविटी के लिए। और बेसिकली ये चीज़ ध्यान में रखना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अपना कैपेक्स जो है उसके लिए ले सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए नहीं ले सकते हैं। सवाल पूछा जा सकता है आपको, तो ध्यान में रखना। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक कितना शेयर है, 2.3% अप्रॉक्सिमेटली इतना शेयर है, 3000 तक करोड़ तक। ठीक है, और वो आपको ना और ये भी चीज़ पूछ सकते हैं कि क्या ये ग्रांट है, सास की ग्रांट है कोई? तो देखो ये ग्रांट नहीं है, ये लोन ही है। ठीक है, हम इसको बेसिकली लोन की कैटेगरी में ही लेते हैं क्योंकि हमको पैसा रीपे करना होता है, बट द थिंग इज़ इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अब 3000 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम सेंटर टू जम्मू एंड कश्मीर, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। कब-कब ये आई थी स्कीम्स, वो चीज़ ध्यान में रखना, और कौन-सी सिर्फ़ और सिर्फ़ जम्मू एंड कश्मीर की है, वो चीज़ भी ध्यान में रखना। कौन-सी प्रधानमंत्री की है, कौन-सी सेंट्रल सेक्टर है, कौन-सी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। तो ये चीज़ का भी ध्यान में रखना, ठीक है ना? हमने ये देखी जैसे ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, कुछ हमको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, ठीक है? तो अब चलो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम। अब देखो हमने कुछ जो है उनको स्ट्रैटेजिक फ़ोकस एरिया के अंडर रखा है, ठीक है? सबसे पहले वो कह रहे हैं जीआई टैग पुश।
अब देखो जीआई इंडिकेशन टैग जो होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो इसका मतलब ये है कि कोई भी आपकी यहाँ की इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अगर आप उसको जीआई टैग दे दोगे तो वो उसी जगह की फेमस चीज़ होगी, दूसरा स्टेट वाला उसको कॉपी करके नहीं बना सकता है। ठीक है, हमने देखा कि सैफरन को मिल गया है, बासमती राइस को भी मिल गया है, कानी शॉल को हमारे पास मिल गया है, बसोली पेंटिंग को मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, बट अभी हम राजमा को भी ऐड करने वाले हैं, हनी को, लेवेंडर को भी ऐड करने वाले हैं। बेसिकली जो भदरवा का लेवेंडर है ना, उसको हम लोग फ्रांस के लेवेंडर की क्वालिटी से compete करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और जैसा ही मतलब इसको चीज़ें चाहिए ना ग्रो करने के लिए लेवेंडर को, जैसे वहाँ पर ग्रो होता है वैसे ही सेम यहाँ पर इंडिया में उसको भदरवा में मिल जाती है, इसीलिए compete कर सकते हैं। इसीलिए अगर इसको जीआई टैग मिलेगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो हनी है, ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, और राजमा को तो सबको ही पता है। ठीक है, तो जीआई टैग मिलने के बाद क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा इसको प्रीमियम मिलेगा, एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होगा, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। अब देखो इसमें हमने टारगेट रखा है कि जो 20,000 हेक्टेयर होगी ना, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही ली जाएगी 26-27 में। अब देखो ऑर्गेनिक से क्या होगा कि ऑर्गेनिक की डिमांड ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक का क्या होगा, प्राइस भी ज़्यादा होगी, बिना कोई केमिकल की चीज़ होगी। हम अपना कंपोस्ट वगैरह जो होता है, गोबर, नीम, उस सब से हम लोग बनाएँगे। तो अब इससे एक और हमारे पास स्कीम है पीकेवीवाई। वो हमारे पास स्कीम आ गई, परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, इसके अंडर भी हम लोग चीज़ें देखते हैं, सब्सिडी मिलती है, ठीक है, 50,000 पर हेक्टर के 3 साल के लिए कुछ इस तरह से दी जाती है। इसमें क्या होता है कि फिर रेट का बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक एप्पल होंगे ऑब्वियसली वो कॉस्टली होंगे ना, और उनका एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा, नो डाउट। ठीक है, तो ये भी सही बात है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब उसके बाद लेवेंडर मिशन है, भद्रवा प्रमोटेड एज द लेवेंडर कैपिटल ऑफ द इंडिया। हाँ, भद्रवा को क्या कहा जाता है, लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ की जो क्वालिटी है वो किससे कम्पीट करती है, अच्छी क्वालिटी का जो फ्रांस की क्वालिटी से लेवेंडर मिलता है वहाँ से। बेसिकली हमने लेवेंडर मिशन स्टार्ट किया था 2018 में। ठीक है, CSIR ट्रिपल MI जम्मू में एक अरोमा मिशंस के अंडर हमने शुरू किया था लेवेंडर को। और जैसा ही मैंने बताया ना आपको, हाई टेम्परेचर सॉइल वैसा ही है जैसा सेम हमको फ्रांस में देखने को मिलता है, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं। और हमने 2026-27 में 20,000 प्लस फार्मर्स को इसके अंडर लेके जा रहे हैं। ठीक है, पहले 50 समथिंग थे। ठीक है, तो अब 500 हेक्टेयर की ज़मीन भी देंगे इसके अंडर, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अब उसके बाद क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन भी आपने देखा होगा। इसको पर्पल रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरा पहाड़ जो है ना वो पर्पल दिखता है, लेवेंडर के फूलों की वजह से। तो इससे क्या होगा कि टूरिस्ट भी और ज़्यादा आएँगे, तो इसीलिए लेवेंडर को जो है वो जीआई टैग मिलना चाहिए इसीलिए। उसके बाद क्या है, वुमेन्स रोल। अब क्या कह रहे हैं कि जो 40% है ना वो HADP के अंदर बेनिफिशियरीज़ वो कौन है, वुमेन्स हैं। विमेन फार्मर्स हैं। अब देखो कितना इसमें टोटल हमने देखा था, 1.11 लाख। तो अगर 40% वुमेन है, मतलब 44,400 के आगे विमेन्स आ गई उसके अंडर। अब देखो विमेन्स किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है हमको, मशरूम, मशरूम फार्मिंग में। फिर 70% यूनिट्स जो है वो विमेन चलाती हैं। उसके अलावा हनी या बी कीपिंग हो गया यहाँ पर भी। फिर डेयरी, वो तो घर का काम होता है, डेयरी उसमें भी वुमेन देखने को मिली। निटिंग और प्रोसेसिंग, ये भी 80% यहाँ पर वुमेन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो साथ में हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, वुमेन का रोल 40% है उसमें। और कहाँ-कहाँ पर है ये चीज़ भी है। और वुमेन्स को क्या है कि सब्सिडी भी ज़्यादा मिलती है ना, अगर जर्नल को आपको 50% मिल रही है तो वुमेन को वहाँ 60% ही मिलेगी। ट्रेनिंग, जो दक्ष किरण ऐप पे वुमेन फ्रेंडली कोर्सेज़ भी हैं बहुत सारे, लोन मिल जाता है। ठीक है, अब देखो पहले वुमेन हेल्पर थी, अब वुमेन भी जो है वो ओनर बन रही है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद अब क्या आगे, ये चीज़ें हैं ना, ये HADP की क्या है, सक्सेस स्टोरी समझ लो, या मतलब 2022 से 2026 तक कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना इंक्रीज़ हुआ है वो चीज़। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, हनी 2200 2200 तक। ठीक है, कितना हो गया, 3895। तो कितना, 77% हमको इंक्रीज़ देखने को मिला है। JNK का रैंक कितना है,
15 था पहले मतलब, और अब कितना हो गया है, 10th रैंक पे आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अब ये मेट्रिक टन है, तो 1 मेट्रिक टन में 1000 केजी होता है, तो लगा लो हिसाब कहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ तक हमने इसको लेके चले गए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हमको, ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमको बहुत सारी सब्सिडी मिली, फिर वो प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ी, तो इनकम भी इंक्रीज़ हुई, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मशरूम 2100 मेगा टन मेट्रिक टन से 2074 742 सॉरी 31% इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर। अब देखो इसमें वो क्या कह रहे हैं, आपको सब्सिडी भी दे दी जाएगी और ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी। स्पेशली वुमेन्स के लिए भी एक वुमेन फ्रेंडली कोर्सेज़ भी हैं वहाँ पर। मशरूम कोर्सेज़ देखने को मिलेंगे। अभी तक 41,000 वुमेन ने वहाँ एनरोल कर लिया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि आप घर के अंदर ही रोज़ 1-2 घंटा काम कर जो है वो मशरूम का बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हो, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। और जम्मू कश्मीर में मतलब मशरूम की अच्छी खासी डिमांड है, बाहर भी ज़्यादा डिमांड है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद क्या आ गया, ऑयल सीड्स। एरिया इसमें 1.40 लाख था, अब 2.10 लाख है। इसकी प्रोडक्शन हमको डबल करनी है। ऑयल सीड्स में क्या आ गया आपका, मस्टर्ड सीड्स आ जाएँगे, सरसों वगैरह जो है, अलसी, ये सारा परसेंट इनकी हमको खुद ग्रोथ, इनकी प्रोडक्शन खुद करनी है, ताकि जो है ओवरऑल हमको ग्रोथ देखने को मिले। ठीक है? 50% से बढ़ाकर मतलब 33% जो है यील्ड उसकी बढ़ानी है हमको, ठीक है? और इसके लिए हमको ऑयल सीड्स के लिए एक येलो रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि एचएडीपी का पार्ट है, फिर ड्रिप इरिगेशन मिलती है, फिर और भी इसमें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। इससे क्या होगा कि इम्पोर्ट कम हो जाएगा। बेसिकली क्या है, 70% जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो ऑयल इम्पोर्ट किया जाता है। तो अगर हम अभी कम करते-करते 22 सॉरी और चीज़ में इसमें इंक्लूड करेंगे, तो ये एक एग्जांपल हो गई ना आत्मनिर्भर भारत की, इम्पोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो अब ऐसा हमने सोचा है। उसके बाद क्या है, सीड रिप्लेसमेंट रेट 12%, अब कितना हो गया 22%। हम लोग नए सीड्स यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ द पुराने वाले, ठीक है? 22 नए किसान बीज लेकर आ रहे हैं, मतलब 10%, डायरेक्टली 10% का जंप हमको देखने को मिला, ठीक है? और किसकी हेल्प की वजह से, केकेजी जो हमने पढ़ा उसकी हेल्प से। फिर जेएंडके 22 तक पहुंच गया। नेशनल जो है वो इंडिया का 25% है, तो जम्मू एंड कश्मीर का कितना है, 22% है, तो अच्छा है ना ये। और बाकी तो इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये तीनों के बारे में समझना, चारों के बारे में सॉरी। स्पेशली इन तीनों के बारे में, ऑयल सीड्स के बारे में पूछ सकते हैं, मशरूम के बारे में, हनी के बारे में। तो बाकी इसमें इतना ही था, फार्मर्स के लिए बस इतनी ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है, और वैसे हमारी और क्या स्कीम्स हैं। तो बाकी कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड जय हिंद।